नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे थे और इसमें 10 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 10 वीडियो को मत देखो, मैंने आपको 360 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। 360 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं प्यारे साथियों, और इस सीरीज के लगभग 140 क्वेश्चन और बचे हैं। लेकिन इस क्लास को मैं बंद नहीं करूंगा, इस 500 क्वेश्चन के बाद बंद नहीं करूंगा। अगर आपका प्यार मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा, तो प्यारे साथियों इस क्लास को मैं आगे और भी चलाता रहूंगा, जिससे कि आपकी जो पटवारी एग्जाम है उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 500 क्वेश्चनों में 100 में से 100 मिल जाएं, और भी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जिससे कि आपका पूरे पूरे जो क्वेश्चन है वो यहीं से क्वेश्चन आए और यहीं से आप पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर साइंस के अंदर कर दो। जितने भी क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे वो यहीं से पढ़ के आप अच्छे से स्कोर कर लो। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपके दिमाग में आपकी मंजिल होगी, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, पहले साथियों, जितने भी आपके आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों में से चुनिंदा क्वेश्चन यानी जो टॉप क्वेश्चन है वो 500 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और ये आज 11वां दिन है इस क्लास को, इस प्रकार की सीरीज को चलते हुए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ तो गए होंगे, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 361 नंबर क्वेश्चन से इस क्लास को शुरू करेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप में इंसानियत है, अगर आप अपने भाई बड़े भाई का सहयोग करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, तो एक बार क्लास को आप शेयर कर दो। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सभी के ऊपर इस क्लास को शेयर कर दो। आपसे एक शेयर मांग रहा हूं, केवल 10 सेकंड आपके लिए आपसे मांग रहा हूं, और आपको बदले में मैं कितना दे रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़े इंसान ने यह बात कही है कि कभी भी आपको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, आपको व्यापारी बनना चाहिए। व्यापारी का मतलब व्यापार वो होता है जो लेन देन करता है। आपको मैं दे रहा हूं तो आप मुझे भी दीजिए, क्योंकि जो व्यापारी होता है वो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होता। हाँ, वो लॉस में जा सकता है लेकिन असफल नहीं होता। उसके अंदर दिमाग इतना डेवलप हो जाता है कि वो किसी भी प्रकार की मुश्किल से निकल जाता है। तो आपको भी व्यापारी बनना है। व्यापारी किस बात का? कि मैं आपको लगभग 30 से 35 मिनट दे रहा हूं, तो आप मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए क्लास को शेयर करने में। ठीक है, अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहूंगा प्यारे साथियों, लेकिन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है मानव शरीर से संबंधित, और मानव शरीर में हमने 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और 360 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम 361 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं इसको। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों। अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ करके आपको आंसर देना है, क्योंकि जल्दबाजी में गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन है कि किस रोग के कारण शरीर में सोडियम तथा पोटेशियम की कमी से पेशियों के अंदर ऐंठन हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। यानी उस रोग का नाम आपको बताना है जिसके कारण हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है, हमारी पेशियों के अंदर ऐंठन आ जाती है यानी क्रैम्प आ जाते हैं, और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के रोग को कहा जाता है प्यारे साथियों कौन सा रोग। क्या कहा जाता है? कौन सा रोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो कौन सा रोग होता है प्यारे साथियों, इस कौन सा रोग के कारण हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी आ जाती है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है यानी क्रैम्प आने लगते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। इससे धमनियां वगैरह अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसके कारण खून का प्रवाह नहीं हो पाता और व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि एड्रीनलिन के अतिस्रावण के कारण कौन सा रोग हो जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन के कारण, एड्रीनलिन हार्मोन के अतिस्रावण के कारण कौन सा रोग हो जाता है, यह बात आपसे पूछी है। तो पहले साथियों ध्यान रखना, उस रोग का नाम है कुंसिंग रोग। कौन सा रोग? कुंसिंग रोग। कुंसिंग रोग एड्रीनलिन के अतिस्रावण के कारण उत्पन्न होने वाला रोग होता है। ठीक है ना, कुंसिंग रोग एड्रेनलिन हार्मोन के अतिस्रावण से उत्पन्न होने वाला रोग है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, कुंसिंग रोग। अगला क्वेश्चन है कि कुंसिंग रोग के क्या लक्षण है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई कुंसिंग रोग होता क्या है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि कुंसिंग रोग के क्या लक्षण है। लक्षण क्या है कुंसिंग रोग का, बताइए।
पहले साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, कुंसिंग जो रोग होता है उसमें शरीर के अंदर जल और सोडियम का जमा हो जाता है। हमारे शरीर जो होता है, शरीर उसमें जल यानी H2O और सोडियम का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ये जम जाते हैं। पेशियां शिथिल हो जाती हैं, शिथिल का मतलब सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता। हड्डियां अनियमित हो जाती हैं, हड्डियों का जो आकार होता है वो अनियमित हो जाता है। इस प्रकार का जो लक्षण है वो किस रोग के लक्षण होते हैं, वो कुंसिंग रोग के लक्षण होते हैं। और ये कुंसिंग रोग किसके कारण होता है, एड्रीनलिन हार्मोन की अधिकता से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है कि निम्न में से किसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में, एलर्जी के उपचार में तथा अंगों के प्रत्यारोपण को सफल बनाने में किया जाता है। उसका नाम आपको बताना है जिसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में, एलर्जी के उपचार में और अंगों का जब प्रत्यारोपण किया जाता है तो उसके सफल प्रत्यारोपण के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। उसका नाम आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, उसका नाम है कार्टिसोल। अब कार्टिसोल एक हार्मोन होता है प्यारे साथियों, और ये जो कार्टिसोल हार्मोन होता है प्यारे साथियों, ये आपका निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है आपका कार्टिसोल। ठीक है ना, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है कार्टिसोल, और ये एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन होता है। स्टेरॉइड हार्मोन ना, एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो गठिया के उपचार में, एलर्जी के उपचार में और अंगों का प्रत्यारोपण करने में इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रकार का हार्मोन है कार्टिसोल। अच्छा, मिलेटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से उत्पन्न होता है, मिलेटोनिन हार्मोन बता सकते हो आप? तो प्यारे साथियों, ये पीनियल ग्रंथि से उत्पन्न होता है। कौन सी ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से। एड्रिनल हार्मोन आपकी एड्रिनल ग्रंथि से उत्पन्न होता है, और इस एड्रिनलिन हार्मोन को मैंने बताया था करोमरो हार्मोन, 3F हार्मोन, 4S हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, है ना। इस प्रकार के बहुत सारे नाम है इस एड्रिनलिन हार्मोन के, जीवन रक्षक हार्मोन। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो हमारे मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है इंसुलिन की कमी के कारण। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कार्टिसोल हार्मोन किस ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। कार्टिसोल हार्मोन किस ग्रंथि से उत्सर्जित होता है, उस ग्रंथि का नाम आपको बताना है। अभी अभी मैंने बताया था अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है प्यारे साथियों कार्टिसोल हार्मोन। ठीक है ना, और ये एलर्जी के उपचार में और जो आपके अंग होते हैं उनके प्रत्यारोपण में, गठिया के उपचार में इसका उपयोग होता है कार्टिसोल का। ठीक है ना, कार्टिसोल का उपयोग एलर्जी के उपचार में, इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। और ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे लिंग हार्मोन कहते हैं। लिंग हार्मोन किसको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, लिंग हार्मोन जो कहा जाता है वो गोनेडोकोर्टिकाइड्स को कहा जाता है। किसको, गोनेडोकोर्टिकाइड्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पुरुष के अंदर तो होता है आपका टेस्टास्टेरोन, है ना, और एक होता है आपका मादा के अंदर दो होते हैं। एक का नाम होता है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्यारे साथियों प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, ध्यान रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन नाम के जो हार्मोन है वो मादा से निकलते हैं। अब देखिए, ये जो हार्मोन है ये कब निकलते हैं और ये कब उत्पन्न होता है, यानी इसके द्वारा क्या होता है, मादा के शरीर में मतलब द्वितीय लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन से पुरुष के शरीर में द्वितीय लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मुचकाना, इस प्रकार का। तो इनको स्रावित करने का काम कौन करता है, इनको स्रावित करने का काम करता है ये गोनेडोकोर्टिकाइड्स, यानी दोनों में पाया जाता है। ये गोनेडोकोर्टिकाइड्स लिंग हार्मोन होता है, ये दोनों में पाया जाता है, मादा और पुरुष दोनों में। क्वेश्चन आपको ये पूछ लेगा कि ऐसा हार्मोन जो दोनों के अंदर पाया जाता है, यानी पुरुष और महिला दोनों के अंदर पाया जाता है, तो उसका नाम है गोनेडोकोर्टिकाइड्स। ये सिर्फ क्या करता है, जो मनुष्य की जो जनन ग्रंथियां होती हैं उनको परिपक्व करने का काम करता है। यानी जो मनुष्य की जो जनन ग्रंथियां होती हैं, जैसे पुरुष के अंदर तो जनन ग्रंथि कौन होती है, आपकी वर्षण होती है ना, वर्षण तो आपको पता ही होगा, शरीर से बाहर होते हैं। और मादा के अंदर अंडाशय होते हैं, मादा के अंदर क्या होते हैं, अंडाशय। तो ये दोनों जो जनन ग्रंथियां होती हैं इनको परिपक्व करने का काम कौन करता है, ये गोनेडोकोर्टिकाइड्स हार्मोन करता है। तो एक प्रकार का लिंग हार्मोन होता है, ध्यान रखना।
ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन के प्रभाव से मनुष्यों में जनन ग्रंथियों का परिपक्वन और परिवर्धन होता है। अभी अभी मैंने बताया था मेरे प्यारे साथियों कि मनुष्यों के अंदर जनन ग्रंथियों का परिपक्वन किसके द्वारा होता है, तो गोनेडोकोर्टिकाइड्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, गोनेडोकोर्टिकाइड्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गोनेडोकार्टिकाइड्स की अधिकता से कौन सा रोग होता है। अब ये गोनेडोकार्टिकाइड्स अगर अधिक हो जाता है हमारे शरीर के अंदर तो कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, उस रोग का नाम है एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म, ध्यान रखना, एड्रिनल विरिलिज्म जो रोग है वो किसके कारण होता है, वो गोनेडोकोर्टिकाइड्स की अधिकता के कारण होता है। एड्रिनल विरिलिज्म, ध्यान रखना। गोनेडोकोर्टिकाइड्स के बारे में मैंने आपको 2-3 बातें बता दी, तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है गोनेडोकोर्टिकाइड से संबंधित। तो जितने भी गोनेडोकोर्टिकाइड से संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 369 ये रहा मेरे प्यारे साथियों कि एड्रिनल विरिलिज्म रोग के क्या लक्षण होते हैं। अभी अभी आपने एड्रिनल विरिलिज्म रोग पढ़ा, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो एड्रिनल विरिलिज्म एक ऐसा रोग होता है प्यारे साथियों, वो पुरुष को तो महिला बना देता है, पुरुष को तो महिला बना देता है और महिला को क्या कर देता है, पुरुष बना देता है। कैसे, देखो, स्त्रियों में आवाज भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना और आवाज का भारी होना। भाई एक स्त्री होती है, उसकी आवाज पतली होती है बिल्कुल, लेकिन 100 में से एक स्त्री ऐसी होती है जिसके दाढ़ी मूछ भी होती है थोड़ी बहुत और उसकी आवाज भी क्या होती है, भारी होती है। तो वो एक प्रकार की महिला ही क्या हो गई, पुरुष हो गई। और एक पुरुष आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी आवाज पतली होती है, दाढ़ी मूछ बिल्कुल भी नहीं आती और लैंगिक परिपक्वता भी क्या हो जाती है, जल्दी आ जाती है। तो ये जो दोनों कारण है ना, ये दोनों कारण, ये दोनों के दोनों लक्षण किसके होते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म के होते हैं। अगर पुरुष की बात करें तो ये लक्षण होगा, अगर महिला की बात करें तो ये लक्षण होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। और इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रीनलिन जीवन रक्षक के साथ साथ में आपातकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, 3F हार्मोन, 4S हार्मोन, ये सारे नाम किसके हैं, एड्रीनलिन हार्मोन के हैं। करो या मरो हार्मोन, सारे याद रखने आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को शरीर से निकालने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस ग्रंथि का नाम आपको बताना है जिसको शरीर से अगर निकाल लें तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा, व्यक्ति मर जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो प्यारे साथियों उसका नाम है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को अगर हम निकाल लेते हैं तो व्यक्ति की क्या हो जाती है प्यारे साथियों, मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आंसर आया होगा पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है प्यारे साथियों। ठीक है ना, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, किडनी के ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है, ध्यान रखना, अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह हार्मोन जो प्रतिरक्षी बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, वह हार्मोन जो प्रतिरक्षी बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है, उस हार्मोन का नाम आपको बताना है। तो भाई प्यारे साथियों ध्यान रखना, एंटीबॉडी बनाने का जो काम करता है वो करता है आपका थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सर ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकलता कहां से है, तो भैया ये निकलता है थाइमस ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से। और थाइमस ग्रंथि को प्यारे साथियों बाल्या ग्रंथि कहा जाता है। और इसको बाल्या ग्रंथि कहा क्यों जाता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बालक में ही उत्पन्न होती है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि चेस्ट में पाई जाती है, चेस्ट के अंदर ये पाई जाती है, छाती के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना। थाइमस ग्रंथि छोटे बच्चों में विकसित होती है, बड़े व्यक्तियों में ये थाइमस ग्रंथि नहीं पाई जाती। तो फिर आप कहेंगे कि भाई बड़े व्यक्तियों में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो बड़े व्यक्तियों में एंटीबॉडी जो बनाता है वो लिम्फोसाइट बनाता है ना, वो लिम्फोसाइट बनाता है। लेकिन छोटे बच्चों में थाइमस ग्रंथि भी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। अच्छा, मेलेटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो ये पीनियल ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से। इंसुलिन हार्मोन आपका निकलता है प्यारे साथियों अग्न्याशय ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, अग्न्याशय ग्रंथि से। उसके बाद अगर बात करते हैं पैराथार्मोन की, तो ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है, पैराथायराइड ग्रंथि से।
ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि पीनियल काय कहाँ पर स्थित होती है। पीनियल काय ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि 3 ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में पाई जाती हैं, मस्तिष्क में पाई जाती हैं। एक का नाम है पीयूष, दूसरी का नाम है पीनियल, और तीसरी का नाम है प्यारे साथियों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, और पीयूष ग्रंथि सभी के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो वही बात है भाई साहब कि जैसे स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखता है मास्टर, और मास्टर के ऊपर कौन नियंत्रण रखेगा, मास्टर का मास्टर, और मास्टर का मास्टर कौन होता है, हेड मास्टर। तो हेड से हेडमास्टर और हेड से हाइपोथैलेमस, इस प्रकार से याद रख लो, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस, और मास्टर ग्रंथि अगर पूछे तो आपको पीयूष ग्रंथि आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको सीधा पूछ ले मास्टर ग्रंथि, सीधा अगर आपको पूछ ले मास्टर ग्रंथि तो आपको उत्तर होगा कौन सा, पीयूष। अगर आपको पूछ ले मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि तो आपको उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों सभी के सभी फैक्ट मैं आपको बता नहीं पाऊंगा टाइम लिमिटेशन के कारण, वरना मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे सकता हूं। अगर आपका प्यार मिलता रहा प्यारे साथियों तो मेरे अंदर बहुत मन है कि मैं आपको बेहतर कंटेंट दूं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का बहुत अच्छे से आपको मैं करवाऊं, कंप्लीट करवाऊं, अगर आपका प्यार मिले तो। लेकिन प्यारे साथियों प्यार तो आपको देना पड़ेगा, क्लास को शेयर आपको करना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। अब देखिए प्यारे साथियों 373 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करवाए, वो क्वेश्चन जो आपके मानव शरीर से संबंधित थे। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, और उस नए टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों 374 से आपका नया टॉपिक है पोषण का। तीसरा टॉपिक मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया यहां से, पोषण का टॉपिक। पहला मैंने आपको आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान के बारे में करवाया था, दूसरा टॉपिक मैंने आपको मानव शरीर से संबंधित करवा दिया, और मैं अब आपको करवाऊंगा पोषण का टॉपिक। पोषण में क्या क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये आ जाएंगे सारे के सारे, लगभग इनके 100 के लगभग क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद हमारे मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके बाद हमारे टोटल कंप्लीट हो जाएंगे 500 क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको ये लगे कि मैं और क्वेश्चन करवाऊं तो फिर से क्लास सीरीज स्टार्ट कर देंगे, आगे की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, और फिर पीछे से फिर से ले लेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के अलावा और क्वेश्चन ले लेंगे और आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब 374 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्यारे साथियों शर्कराओं के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा बने होते हैं, शर्कराओं के द्वारा बने होते हैं, ध्यान रखना, शर्करा के द्वारा। ठीक है, शर्करा के द्वारा बने होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल किसकी संरचनात्मक इकाई होती है, तो ये प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी प्रोटीन किसके द्वारा बने होते हैं, अमीनो अम्लों के द्वारा। बहुत सारी शर्कराएं मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर के हमारी किडनी का निर्माण करते हैं, वृक्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर के क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई या फिर मूल इकाई, नेफ्रॉन को वृक्क की मूल इकाई, एमिनो अम्ल को प्रोटीन की मूल इकाई, और शर्करा को कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई कहा जाता है। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्यारे साथियों उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CHO, ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, तत्व मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में H व O का अनुपात किसके अनुपात के समान होता है। H और O का अनुपात किसके अनुपात के समान होता है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, CHO का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1, यानी 2 अणु तो आपके हाइड्रोजन के, 1 अणु आपका कार्बन का और 1 अणु आपका ऑक्सीजन का होता है। तो यहां पर आपको पूछा है HO का अनुपात किसके समान होता है, तो भाई प्यारे साथियों HO का जो अनुपात है वो इसके अनुसार होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसमें CH है, इसमें CH है, इसमें NO है, तो यहाँ पर तो HO का पूछा है, तो HO का आपका H2O के बराबर हो जाएगा। H2O के बराबर, क्योंकि इसमें 2 तो है हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है, और यहाँ पर देख लो 2 तो आपके हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात क्या होता है, क्रम से आपको बताना है। तो C का मान 1, यानी C का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन का आपका क्या होगा, 1 अणु होगा। ध्यान रखना 2:1:2:1। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तालियां बजा दो भाई साहब, आपका आंसर आ गया 1:2:1। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, ये मत बोल देना कि आप तो जल्दी जल्दी करवा के निकल लिए मेरे साथियों, क्योंकि आपका ही भला है। जितने क्वेश्चन मैं आपको दे पाऊंगा आपका एग्जाम उतना ही अच्छा जाएगा, है ना। चलिए, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपको ये पूछ ले कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? निम्न में से किसके द्वारा या फिर किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यही क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिया और ये 4 मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, बताइए आंसर आपका कौन सा होगा, बताना है आपको। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूं, टाइम देता हूं, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। ये वीडियो लाइव नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आपका आंसर सही होता है या नहीं होता। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो मैंने आपको बताया था सभी प्रकार के तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी। कौन से क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का। ठीक है, विटामिन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को पता भी था, नहीं पता था तो याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसके अंदर होती है? सबसे अधिक ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होता है? तो चावल के अंदर होता है। किसके अंदर? चावल के अंदर। यानी अगर आप चावल खाओगे तो ज्यादा आपके अंदर क्या आएगी? ऊर्जा आएगी, ज्यादा आपको कैलोरी मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड के उदाहरण नहीं है? मोनोसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो प्यारे साथियों, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग है आपका मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है। दूसरा है आपका डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ध्यान रखना 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसेकेराइड में आपके 3 प्रकार की शर्कराओं को शामिल किया गया है, और वो 3 प्रकार की शर्करा कौन कौन सी होती हैं जिनको मोनोसेकेराइड में शामिल किया गया है? तो उसमें 1 नंबर आपकी आती है ग्लूकोज, 2 नंबर आपकी आती है ग्लैक्टोज, और 3 नंबर आपकी आती है फ्रक्टोज। इन तीनों को किसके अंदर रखा गया है? इन तीनों को रखा गया है मोनोसेकेराइड में। इन तीनों को किसके अंदर रखा गया है? मोनोसेकेराइड में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, मान लो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिल जाती हैं, दोनों आपस में मिल गई, ये जब आपस में दोनों मिल जाती हैं, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो एक नई शर्करा बन जाती है, और उस शर्करा को बोल देते हैं लेक्टोज। इन दोनों के मिलने से एक नई शर्करा बनती है, और उस शर्करा का नाम है लेक्टोज। अब लेक्टोज की अगर बात करें तो लेक्टोज के अंदर 2 हो गई आपकी शर्करा। कौन सी शर्करा? एक तो ग्लूकोज हो गई और एक ग्लैक्टोज हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गई? आपकी डाइसेकेराइड हो गई। डाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है। मोनो का मतलब 1, यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आपकी शर्करा हो। जैसे ग्लूकोज अकेली होती है, ग्लैक्टोज अकेली होती है, फ्रक्टोज अकेली होती है। लेकिन प्यारे साथियों, लेक्टोज जो है ना, वो अकेली नहीं होती। लेक्टोज 2 शर्कराओं का मेल होता है, और वो 2 शर्कराएं कौन कौन सी होती हैं? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा गया है? लेक्टोज की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी, सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान है रखनी है मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन एक डाइसेकेराइड नहीं है? डाइसेकेराइड नहीं है। लेक्टोज तो है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका लेक्टोज का निर्माण तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर होता है। अगर सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज भी डाइसेकेराइड है, क्योंकि सुक्रोज का निर्माण भी 2 प्रकार की शर्कराओं से मिलकर के होता है, और वो 2 शर्कराएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी ग्लूकोज है प्यारे साथियों, और एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज,
ये दोनों आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। और माल्टोज का जो निर्माण है प्यारे साथियों, वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से होता है। किस किस के मिलने से, ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिल जाती हैं तो किसका निर्माण कर देती हैं, माल्टोज का निर्माण कर देती हैं। ठीक है। अब ये जो मेनोज है प्यारे साथियों, ये आपकी डाइसेकेराइड नहीं है, क्योंकि इसका जो निर्माण है प्यारे साथियों वो लेक्टोज के टूटने से होता है। किसके टूटने से होता है, लेक्टोज जब टूटता है, लेक्टोज के टूटने से किसका निर्माण होता है, मेनोज का निर्माण होता है। तो मेनोज को हम क्या नहीं बोल सकते, डाइसेकेराइड नहीं बोल सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मिलान करना है प्यारे साथियों, और मैं आपको बता दूं मिलान पहले से मैंने करके देख रखा है, पहले से ही करके दे रखा है, क्योंकि ये मिलान करना थोड़ा वैसे मिलाएंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले से मिलान करके दे दिया। तो याद कर लेना। ये आपके कितने हो गए, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखिए समझिए इनको। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है, ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। ग्लैक्टोज को लकड़ी की शर्करा बोलते हैं। अभी इनको याद करना पड़ेगा, याद कर ले मेरे यारा, वरना तो बहुत दुख होगा जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ग्लूकोज अंगूर की शर्करा, ग्लैक्टोज लकड़ी की शर्करा, फ्रक्टोज फलों की शर्करा, इसे शहद की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज गन्ने की शर्करा, इसे चीनी की शर्करा भी बोलते हैं, इसे रसोई घर की शर्करा भी बोलते हैं, रसोई घर की शर्करा। माल्टोज को बीजों की शर्करा बोलते हैं और लेक्टोज को दूध की शर्करा बोलते हैं। ध्यान रखना साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आ गई बात समझ में, बिल्कुल याद कर लेना इनको। हाँ, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। मैंने आपको मोनोसेकेराइड बता दिए 3, मैंने आपको डाइसेकेराइड बता दिए। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो देखिए पॉलीसेकेराइड यानी बहुत सारी शर्कराएं मिलकर के, यानी दो का निर्माण, दो अगर मिल जाएंगी, दो मिल जाएंगे तब तो आपकी क्या हो जाएगी, डाइसेकेराइड। और जब बहुत सारी आपस में मिल जाएंगी तब हो जाएगी आपकी पॉलीसेकेराइड। तो ग्लाइकोजन यानी बहुत सारी ग्लूकोज अगर आपस में मिल जाती हैं तो ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। बहुत सारे फ्रक्टोज मिल जाते हैं तो स्टार्च का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे मतलब सेलुलोज है, सेलुलोज भी एक प्रकार की क्या है आपकी पॉलीसेकेराइड है। और प्यारे साथियों ये जो सेलुलोज होता है ये आपका प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा, पाई जाने वाली शर्करा, पाई जाने वाली शर्करा। ध्यान रखना, थोड़ा राइटिंग मेरा ऐसा ही है, ध्यान रख लेना। ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काइटिन हो गया, इनुलिन हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेनोस नाम की जो शर्करा होती है ये आपकी पॉलीसेकेराइड नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण तो लेक्टोज के द्वारा होता है और लेक्टोज के टूटने से होता है, इसलिए इसको ना तो पॉलीसेकेराइड में रखेंगे और ना डाइसेकेराइड में रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका एफ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है। पेड़ पौधों का संचित भोजन यानी पेड़ पौधे किसके रूप में अपना भोजन संचित करते हैं, पेड़ पौधे किसके रूप में अपना भोजन संचित करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे यारा। तो बता दूं मैं आपको, पेड़ पौधे जो भोजन संचित करते हैं पत्तियों के अंदर वो स्टार्च या फिर मंड के रूप में करते हैं, स्टार्च या फिर मंड के रूप में करते हैं। और जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में कौन, ग्लाइकोजन के रूप में कौन अपना भोजन संचित करता है, तो प्यारे साथियों मनुष्य करता है। कौन करता है, मनुष्य। मनुष्य के शरीर में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पेड़ पौधों के शरीर में स्टार्च के रूप में। सेलुलोज के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेलुलोज के बारे में मैंने आपको बता दिया सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है और सर्वाधिक आपकी घास के अंदर पाई जाती है। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, जो खरगोश होता है, खरगोश के शरीर में कभी कभी सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है, इसलिए खरगोश क्या करता है, अपने मल को खाता है और उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वमल भोगिता, स्वमल भोगिता। ठीक है ना। तो स्वमल भोगिता किससे संबंधित है, तो खरगोश से संबंधित, क्योंकि खरगोश घास को खा लेता है लेकिन कभी कभार उसके शरीर में पचती नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सिक्कम भाग की आवश्यकता होती है। और सिक्कम भाग आपका एक अवशेषीय अंग होता है। मनुष्य के शरीर में जो सिक्कम होता है वो एक अवशेषीय अंग है प्यारे साथियों। और ये जो अवशेषीय अंग है, अवशेषीय अंग का मतलब ये सिर्फ अवशेष के रूप में बचा है, ये काम नहीं करता कोई भी,
चिक्कम आपका बड़ी आंत का भाग होता है, तो बड़ी आंत के सिक्कम भाग में इसका पाचन होता है। और मनुष्य की अगर बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर जो सिक्कम भाग होता है वो तो क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है, इसलिए इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कीटों तथा अन्य ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल किसका बना होता है, यानी जो भी आपके कीट होते हैं उनका शरीर जो होता है उसके शरीर का बाहर का कंकाल किसके द्वारा बना होता है, कौन सी शर्करा के द्वारा बना होता है, यह आपको बताना है। तो 86 नंबर जो क्वेश्चन है, 386 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा काइटिन। काइटिन नाम का जो आपका शर्करा होता है उसके द्वारा कीटों और अन्य ऑर्थोपोडा जीव जो होते हैं उनका बाह्य कंकाल बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है, जीव जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन को कहा जाता है। अभी भी मैंने बताया था आपको। स्टार्च, पेड़ पौधों का संचित भोजन कहा जाता है स्टार्च को, अभी भी मैंने बताया था अगर आपको याद है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए भाई साहब, थोड़ा सा ये बीच में रुक जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका कि टेबल शुगर के नाम से किसको जाना जाता है, टेबल शुगर के नाम से किसको जाना जाता है, टेबल शुगर किसको कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, टेबल शुगर कहा जाता है आपका सुक्रोज को। किसको कहा जाता है, सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर, सुक्रोज को। ठीक है ना, टेबल शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। माल्टोज मैंने आपको बताया था, माल्टोज को बीजों की शर्करा बोलते हैं। ठीक है, लेक्टोज को मैंने आपको बताया था दूध की शर्करा बोलते हैं लेक्टोज को। ये सारी बातें मैंने आपको पीछे बता दी, अगर आपको याद है तो। याद करने के लिए मैंने बोला भी था, क्योंकि याद कर लेना प्यारे साथियों, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूं सेलुलोज। ठीक है ना, सेलुलोज के बारे में आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, सबसे मीठी शर्करा आपकी फ्रक्टोज होती है, सबसे मीठी शर्करा आपकी फ्रक्टोज होती है। और यहीं पर आपको सबसे मीठा पदार्थ आपको पूछ लेता, सबसे मीठा पदार्थ अगर आपको पूछ लेता तो आपका उत्तर हो जाता सेकेरिन। सेकेरिन नाम का जो पदार्थ होता है प्यारे साथियों, वो इस फ्रक्टोज से भी मीठा होता है, 500 गुना ज्यादा। सेकेरिन नाम का जो है ना वो 500 गुना ज्यादा मीठा होता है इस फ्रक्टोज से। और फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, यानी चीनी से भी मीठी, गुड़ से भी मीठी फ्रक्टोज, जो आपकी फलों के अंदर पाई जाती है ना, जो शहद के अंदर पाई जाती है फ्रक्टोज, ये सबसे मीठी शर्करा बोला जाता है इसको। और इस मीठी शर्करा से भी मीठा पदार्थ कौन होता है, सेकेरिन। अगर आपको पदार्थ पूछ लेता तो आपको उत्तर होता सेकेरिन। तो ये साथियों मैंने आपको 390 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया। उम्मीद कर सकता हूं आपको 390 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। इससे आगे भी करेंगे, लेकिन इससे आगे करेंगे कल। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े करवाए, 30 ही क्वेश्चन करवाए हैं आज, लेकिन डिटेल अच्छी बताई है, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आपको आए होंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे 110 क्वेश्चन और बचे हैं, 110 क्वेश्चन 3 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 3 क्लासों में 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके और क्वेश्चन करवाने होंगे तो मैं करवा दूंगा, वरना मैं थ्योरी क्लास आपको करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक एक एक चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को, थैंक यू।